माननीय सभापति महोदय, अभी सरकार यूपीएस योजना लॉन्च किया है एनपीएस के स्थान पर, और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार राजस्थान और छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पर पुरानी पेंशन दी जा रही है। यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी पुरानी पेंशन दी जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो ये उत्तर लिख करके आ जाता है, जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता। माननीय सभापति महोदय, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो एनपीएस है, जिसमें थोड़ा बहुत अभी सुधार किया गया है, एनपीएस टोटल पूंजीपतियों को तिजोरी भरने का एक माध्यम है। और आज भी जो ये यूपीएस के सुधार की बात करते हैं, यदि हमारा कोई कर्मचारी 52 वर्ष में रिटायरमेंट ले लेता है तो उसे 8 साल इंतजार करना पड़ेगा पेंशन पाने के लिए। और जो सबसे बड़ी इसमें खामी है कि कर्मचारियों का 10% जबरदस्ती उगाही करके उसमें जमा किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि एक प्रकार से ये सिविल सर्विसेज रेगुलेटिंग एक्ट जो 474 और 475 है, उसका भी वायलेशन हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि यदि 10 वर्ष की सेवा कोई कर्मचारी पूरी कर लेता है तो उसे न्यूनतम पेंशन का हकदार माना जाए। माननीय सभापति महोदय, जिस अंतराल में ये उत्तर दिया गया है कि जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता, उसी अंतराल में यूपीएस में संशोधन भी किया गया है, एनपीएस में। तो मैं सदन के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, इन प्रदेशों में पुरानी पेंशन दी जा रही है, तो उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है, इस पर विचार किया जाए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले हम पुरानी पेंशन लागू करें। ठीक, डॉक्टर मान सिंह जी बैठिए। डॉक्टर मान सिंह जी, आपने सरकार से प्रश्न पूछा, सरकार ने अपना पक्ष रख दिया कि हमारे यहाँ ये स्थिति है, उन्होंने रख दिया, उत्तर पूरा आ गया है इसमें। प्रश्न संख्या 2 इसी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 2 भी इससे संबंधित, माननीय आशुतोष सिन्हा जी, संबंधित है तो उसको जोड़ लिया जाए। सर, मेरा ये कहना है इस पर, पुरानी पेंशन पर मान्यवर, कि ये पुरानी पेंशन कोई सत्ता और विपक्ष का सवाल नहीं है। यह तो सार्वभौमिक है, सभी लोगों से संबंधित है। और पूरा समाज जब चाहता है कि पुरानी पेंशन लागू हो तो सरकार को एनपीएस को बदलकर यूपीएस करने की आवश्यकता क्या है? अगर पुरानी पेंशन पर 10 लाख लोग हम लोगों के साथ नई दिल्ली गए थे, रामलीला के मैदान में वहां प्रदर्शन किए, भी फिर से प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और सब लोग मानते हैं कि बुढ़ापे की लाठी है, इसका होना जरूरी है, इसी से बढ़ोतरी में सेवा होती है, जो रिटायर होता है, तो इसको सरकार को सहर्ष मान लेना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, नेता सदन से उदारता पूर्वक इस पर जो है इसका समर्थन चाहता हूं कि यह सरकार को जो है की तरफ से इस पर जो है समर्थन देने का कष्ट करेंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 श्री आशुतोष सिन्हा जी। माननीय वित्त मंत्री जी। उत्तर प्रदेश राज्य में वर्तमान में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू नहीं है। ऑल पेंशन स्कीम के लाभ हेतु विकल्प चुनने के संबंध में शासनादेश संख्या 14 निम्नलिखित दिनांक 22 अगस्त 2024 जारी किए गए हैं। उक्त शासनादेशों में यह प्रावधान किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों, शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वशासी संस्थाओं जिसमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की संरक्षित निधि से किया जाता है, ऐसे सभी कार्मिकों को उस पद या रिक्त के सापेक्ष नियुक्त किया गया है
जिसे भर्ती नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28/3/2005 के पूर्व विज्ञापित अधिसूचित किया गया था और दिनांक 1/4/2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया है। उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाए। उपरोक्त अनुसार धन्यवाद। माननीय आशुतोष जी। माननीय सभापति जी, क्योंकि मैंने प्रश्न किया था कि सरकार जिस तरह से एनपीएस से यूपीएस चुनने की बात कर रही है, क्या ओपीएस चुनने का भी मौका देगी? क्योंकि जैसे यूपीएस की बात मान्यवर जो हो रही है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो उसमें मान्यवर क्योंकि जो कर्मचारी का 10% और 14% सरकार दे रही है, और जब वो पूरा का पूरा पैसा उसका जब्त होने का काम हो जाएगा, इसलिए यूपीएस तो एकदम कहीं ना कहीं से हमें लगता है एकदम उपयुक्त नहीं है। और साथ ही साथ पेंशन की जो अवधि है वो सेवा काल में 20 साल जो होना चाहिए था वो 25 साल कर दिया गया, 70% लोग ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। और जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे कि अगर किसी ने मानिए 55 वर्ष तक जॉब किया, उसके बाद वो वीआरएस ले लेगा, तो 5 साल तक उसको इंतजार करना पड़ेगा कि वो उसको पेंशन मिलेगी 60 साल के बाद। तो यूपीएस की जो स्कीम है मान्यवर वो पूरी तरह से खराब है। रही बात दूसरी मान्यवर की, जो सरकार ने भी जवाब में लिखा कि 28 मार्च 2005 के पूर्व विज्ञापित पदों पर जो इन्होंने, क्योंकि लगातार सदन में मान्यवर हम लोगों ने उठाने का काम किया कि उनको पुरानी पेंशन चुनने का अधिकार मिले, सरकार ने मौका दिया भी, लेकिन उसमें मान्यवर पेंशन निदेशालय द्वारा जो जीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए जनपदवार पत्रावली मांगी गई, उन पत्रावली तो मांग ली गई मान्यवर, लेकिन जो आदेश जारी किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं से बायस होके 2-4 आदेश जारी हो रहे हैं, जो उनसे मिल ले रहा है, जो भ्रष्टाचार में उनके साथ सम्मिलित हो जा रहा है उसके आदेश आ जा रहे हैं, बाकी नहीं आ रहे हैं। उसका प्रमाण मैं लेके आया हूँ मान्यवर, क्योंकि ये आप देखिए ये मामला है ये आजमगढ़ का, लगभग हमें लग रहा है 407 के आसपास, जिसमें 3 लोगों का आया आदेश जारी हुआ जीपीएफ अकाउंट के लिए। इस तरह से मान्यवर ये आया अंबेडकर नगर के लिए, इसमें 370 लगभग 370 लोगों में से 3 लोगों का इसमें भी आया। प्रयागराज में मान्यवर 516 लोगों में से 11 ही लोगों का आदेश आया। तो लगातार जब आप पत्रावली मांग रहे हैं और सबका जब स्कीम में ले सकते हैं तो इतना क्यों नहीं लिया, और आप लगातार कम लोगों का ले रहे हैं। इसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार पे क्या कार्रवाई करेंगे और कब तक सब लोगों को इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर किस पे क्या कार्रवाई करेंगे, इस माननीय सदन को अवगत करें। माननीय मंत्री। मान्यवर मैं आपको दिखा रहा हूं कि इन्होंने कहा माननीय आशुतोष जी, आपके पास जो सूचनाएं हैं, जो कागज आप बता रहे हैं, मुझे लगता है आप मंत्री जी को दिलवा दीजिए, वो मंत्री जी को दे दीजिए या पीठ को दे दीजिए या मंत्री जी को दे देंगे। मंत्री जी इसको दिखवा दीजिए कि ये क्या कारण है, आखिर ये इनको कहने का अवसर क्यों मिल रहा है। पूरे प्रदेश की सूचना है सर, 1 2 3 जिला, मैं 3 जिला बता, पूरे प्रदेश का ही हाल कहीं ऐसी बात हो तो कुछ लोगों को दे करके और शेष लोगों को सिर्फ मार्गेनिंग उनके साथ की जा रही है, इसका जांच करवा लीजिए। इसमें मान्यवर एक अनुपूरक मेरा और कि मान्यवर ये मैं पूछना चाह रहा था सरकार से कि जो एनपीएस योजना चल रही है उसमें कुछ सुधार जो मैं बता रहा हूँ, क्या वो सुधार सरकार करेगी क्या? कि एनपीएस से मिलने वाला रिटर्न अनसर्टेन है, तो अनसर्टेन रिटर्न की वजह से भविष्य में वैल्यू का आकलन नहीं हो सकता। कोई ऐसी व्यवस्था आप करेंगे जिससे एनपीएस स्कीम में वैल्यू का आकलन कर सके भविष्य में अपने एनपीएस फंड का? क्या एनपीएस में न्यूनतम रिटर्न की गारंटी नहीं है और एनपीएस से निकलना, एग्जिट होना बहुत कठिन है, तो ऑल सिटीजन ऑफ इंडियन सेक्टर के अंतर्गत 5 साल बाद ही आप निकल सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं, प्रीमेच्योर एग्जिट ले सकते हैं। तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उसके पहले हम? माननीय आशुतोष जी, हम अपने सुझाव लिखकर मंत्री। नहीं सर, सुझाव नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि सर करेंगे कि नहीं करेंगे सर? नहीं सर मैं पूछ रहा हूँ सरकार। नहीं ऐसा नहीं है। अब यहाँ बैठकर आपने पूछा सर, अनुपूरक पूछे अपने प्रश्न। नहीं, यहाँ बैठकर वो तुरंत उत्तर नहीं दे सकते। सर संरक्षण की उम्मीद आप उनको दे दीजिए और ये आग्रह करिए कि इस पर विचार करें, वो सर वही मैं पूछना चाहता हूँ, आपके सुझाव पर विचार करें, ये आग्रह करिए। सर कई साल से हम लोग पूछ रहे हैं, विचार नहीं हो रहा। मैं सर आपके माध्यम से सर आपका संरक्षण चाहता हूँ, 2-4 चीज पूछ ले रहा हूँ सर, बता दे सरकार करेगी कि नहीं करेगी सर, हम लोग भी कम से कम उससे। उनके पास सूचना होगी तभी तो बता पाएंगे। एनपीएस से संबंधित सूचना पूरी मंत्री जी लेके आए? नहीं, पूरी मंत्री जी व्यवस्था लेके आए। मंत्री जी आपके पास सूचना है जो पूछ रहे हैं? बताएं कि पेंशन में जो है वो इनकम टैक्स में जो एनपीएस की जो पेंशन मिल रही है, अगर वो निर्धारित से ऊपर हो जाएगी तो इनकम टैक्स की सीमा में आ जाएगी, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। क्या इनकम टैक्स न लगे ऐसी कोई व्यवस्था सरकार के पास है मान्यवर? माननीय मंत्री जी,
एक मिनट मान्यवर, एक विषय मान्यवर और भी सदन में आया था कि जो अंशदान करती है, जो कर्मचारी अंशदान कर रहे हैं, वो SBI, UTI, LIC में निवेश होने का प्रावधान था। सदन में मान्यवर ये मामला आया कि 25 जनपद ऐसे थे जहां प्राइवेट अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से प्राइवेट जगहों पे लग गए पैसे और पैसा फंस गया कर्मचारियों का, तो उस पर कार्रवाई की बात हुई थी मान्यवर। क्या सरकार ने कोई कार्रवाई की है उस पर लगातार? क्योंकि NPS खराब योजना है, OPS लागू करनी चाहिए। क्या आप पुरानी पेंशन लागू करेंगे? ये सारी चीजें आप संशोधन कर दें या तो पुरानी पेंशन लागू कर दें मान्यवर, यही हमको बता दें। ठीक है माननीय मंत्री जी, माननीय नेता सदन, आप कुछ जो प्रश्न किया था उसको उत्तर आ गया। और वही जो समस्या में संशोधन किया गया, इसमें जो है ना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अनुबंध सुविधाएं, ग्रेजुएटी, अवकाश नवीनीकरण, सामूहिक विवाह योजना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित किसी कर्मी की मृत्यु सेवा काल में होने पर मृतक के आश्रितों को यह विकल्प उपलब्ध है कि पुरानी पेंशन योजना में अनुबंध पारिवारिक योजना अथवा राष्ट्रीय पेंशन योजना में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत Tier 1 और Tier 2 खाते खोलने का प्रावधान है। और जहाँ तक नियुक्ता कर्मचारी के वेतन का पहले 10% था, हमारी सरकार ने बढ़ा करके इसको 14% किया गया। सरकार 14% जमा करेगी और नियुक्ता कर्मचारी 10% जमा करेंगे। सारी सुविधाएं दी गई हैं। और जहाँ तक विगत 10 वर्षों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निवेशित राशि पर रिटर्न औसत 9.15% वार्षिक रहा है, जो किसी भी जमा योजना अथवा GPF आदि से कहीं अधिक है। कहीं भी कर्मचारियों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, सरकार उनको प्रदान है। आशुतोष जी, अब आशुतोष जी क्या है? सर आपका इसलिए चाह रहा हूँ कि सरकार ने जो जवाब दिया और जो अधिकारियों ने जवाब सरकार से दिलाया, एकदम गलत बयानी करा रहे हैं मान्यवर। पहली चीज तो क्योंकि मैंने जो बात कही कि आपके मान्यवर समक्ष सारी बातें आई थी, आपने व्यवस्था भी दी थी कि जो SBI, UTI, LIC में पैसा लगना था, 25 जनपद ऐसे थे जहां वो प्राइवेट कंपनियों में लगा दिए गए। ऐसे बाबुओं पे, ऐसे कर्मचारियों पे, ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? और लगातार इतनी व्यवस्था गड़बड़ है, जो लगातार ये बात कर रहे हैं कि 10% कर्मचारी का लग रहा है और 14% गवर्नमेंट दे रही है। इन्हें UPS योजना ले आएंगे तो पूरा पैसा लैप्स हो जाएगा मान्यवर। आपको मैं बता दूं, डॉक्टर राम बालक चौबे सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं हमारे यहाँ विद्यापीठ इंटर कॉलेज गड़खड़ा के। उन्होंने 2019 में जब ये रिटायर हुए तो मूल वेतन 96,800 था, अब इसमें पेंशन मिल रही है 4,044 रुपये। उसी तरह मैं बताऊँ, किरण श्रीवास्तव जी थी, शिक्षिका थी, प्रेम बहादुर इंटर कॉलेज खालिसपुर में, इनको 3100 रुपये पेंशन मिल रही है। माननीय आशुतोष जी, ये आप तो ये सूचना लेकर आए हैं जी मान्यवर, इससे संबंधित वो तो लेकर आए नहीं है सूचनाएं, सर, तो आप सदन में पूछ रहे हैं, या तो आप लिख कर उनको दीजिए और वो उसकी आपको उसकी सूचना एकत्रित करके वो आपको जवाब दे आपके दे। पास अब सूचना है सर, सरकार से बड़ी सूचना किसके पास? ऐसा नहीं होता है, पूरे प्रदेश की सूचना थोड़ी उनके पास। सर ये OPS लागू करने, सर यही कह दीजिए कि OPS लागू करने, सर पुरानी पेंशन अच्छा, लागू बैठिए करने, माननीय सर, त्रिपाठी सर, आप व्यवस्था दे दीजिए सर। बैठिए त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं त्रिपाठी जी अनुपूरक मैं पूछिए। इस उत्तर को देख रहा हूँ। हाँ, माननीय सदस्य ने पूछा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू है, तो सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में है नहीं लागू है। पूछा लागू है नहीं, पूछा ये कि ये चुनने का अधिकार, चुनाव का अधिकार है कि नहीं? आपने कहा कि उसको यहाँ जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम के लाभ का विकल्प चुनने के संबंध में शासनादेश संख्या 22 अगस्त 24 को जारी किए गए। ये किसके लिए जारी किए गए? और यह ओल्ड क्या यह प्रदेश संघीय ढांचे में नहीं आता? क्या यदि ये UPS केंद्र में लागू होगा तो यहाँ नहीं लागू होगा? यहाँ तो OPS लागू होने की मांग है, तो क्या सरकार OPS लागू करने पर विचार कर रही है? ये जो जिसको यह किया गया है, जिसका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने दिया, यह प्रश्न से संबंधित नहीं है। यह तो उस लोगों के लिए है कि जिनके विज्ञापन 28/3/2005 के पहले जो है विज्ञापित हो चुके हैं, और उनको जो है यह कहा गया 1/4/2005 या उसके पश्चात जो नियुक्त हैं उनको राष्ट्रीय पेंशन
चुनने का अधिकार है। तो वो चुनने का अधिकार है, तो यह मानवर जो है अब स्थिति यह है कि जो स्थिति आ रही है, जिस तरह से मतलब शिक्षा विभाग के कार्यालयों की स्थिति है, वो अभी अधूरा है, अभी भी नहीं कुछ पूरा हो रहा है। सब लोग माननीय निर्वाचित सदस्य हैं, सब शिक्षकों से और कर्मचारियों से संबंधित हैं, कहीं कोई इसका पुरता हाल नहीं है। मेरा यह कहना है मान्यवर, यदि यह यूनिफाइड पेंशन स्कीम इस देश में लागू है तो उत्तर प्रदेश में नहीं लागू होगी। क्या यहाँ ओपीएस लागू होगी? दूसरा, क्या मान्यवर एनपीएस में जो घोटाले हुए, आपके ही समक्ष माननीय नेता सदन ने कहा कि हम एसआईटी जांच करा रहे हैं, तो उसका भी कोई पुरसा हाल नहीं मान्यवर। तो ये तो क्या हो रहा है, मैं और नहीं अपने सब मन से कोई शब्द कह सकता। ठीक है, लेकिन बैठिए। आपके सामने, इस सदन के सामने माननीय नेता सदन के द्वारा यदि यह कहा गया कि एसआईटी जांच होगी और वह जांच का आज तक कोई पुरसा हाल नहीं है, यहाँ यूपीएस लागू नहीं होगा, ओपीएस लागू नहीं होगा, तो मान्यवर इस प्रदेश का शिक्षक और कर्मचारी क्या इस देश का आजाद नागरिक नहीं है? इस पर मान्य आप कोई दिशा निर्देश दे दे, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। माननीय नेता सदन, जो सवाल है उस सवाल का जवाब माननीय सदस्य सिन्हा जी को दिया गया है कि यूपीएस उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है। जो कहीं गड़बड़ी है उसकी जांच की कार्रवाई जो हो रही है, जब रिपोर्ट आएगी वह सदन के सामने आएगी ही, लेकिन जांच की रिपोर्ट जांच पूरे हुए बगैर तो ला करके यहाँ नहीं रखी जा सकती। दूसरा, ओपीएस का विषय, इस पे भी कई बार बताया जा चुका सदन को माननीय सभापति आपके माध्यम से कि ओपीएस की अभी उत्तर प्रदेश सरकार की कोई योजना नहीं है। जो इस समय नेशनल न्यू पेंशन स्कीम चल रही है उसी के अंतर्गत यह सारे रास्ते निकालने के लिए सबको सुविधा दी गई है। लेकिन अलग से जो आप जो सवाल उठा रहे हैं, जो भारत सरकार ने लागू किया, वो सदन का सवाल ही नहीं है। नहीं, सदन का सवाल है माननीय त्रिपाठी जी, बड़े प्रार्थना के साथ कह रहा हूँ मान्यवर कि यह सदन का सवाल है, यह पूरे प्रदेश के शिक्षकों कर्मचारियों का मामला है कि केंद्र ने यूपीएस लागू किया, क्या हमारी सरकार यूपीएस को नहीं स्वीकार करती या उसमें कोई कमी? माननीय त्रिपाठी जी, नहीं, माननीय त्रिपाठी आप बैठिए, बता नहीं, उसी आप बैठिए, बता मानवर आप बैठिए, बता रहे हैं ही लागू है और एनपीएस में माननीय त्रिपाठी जी जांच माननीय नेता सदन ने इसी सम्मानित सदन में एसआईटी से जांच के लिए कहा, और न यूपीएस लागू है न एनपीएस लागू रहेगा, न तो ओपीएस लागू होगा। माननीय त्रिपाठी जी, क्या होगा? माननीय त्रिपाठी जी बैठिए, त्रिपाठी जी बैठ जाइए, माननीय त्रिपाठी जी बैठ जाइए। उत्तर प्रदेश ने एनपीएस स्वीकार किया है, इसलिए यहाँ एनपीएस लागू है। अभी भारत सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू किया है। जिस दिन उत्तर प्रदेश सरकार उसको स्वीकार कर लेगी उस दिन यहाँ लागू हो जाएगा। इसमें बहस का विषय क्या है? और जहां तक ओपीएस की बात है, सरकार कह रही है कि वो हमारे विचाराधीन नहीं है। हम भी आपके प्रशंसक है, इसी सदन के सेवक हैं। एनपीएस जो आपके सामने कहा गया कि एनपीएस की जांच के लिए एसआईटी जांच कराएंगे, उसकी जांच के लिए पूरा हाल हुआ। उसकी जांच के लिए नेता सवाल अलग है, इस सवाल से जुड़ा हुआ नहीं है। और अगर जांच का कोई आदेश दिया गया है तो जांच उसकी हो रही होगी, जब जांच रिपोर्ट आएगी सदन में रखी जाएगी। समयबद्ध, जब वो सवाल आएगा वो समयबद्ध कर दे। कई साल चलेगी जांच? माननीय सभापति, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, उसको ये सवाल है नहीं इस समय, ये सवाल दूसरा है। और माननीय त्रिपाठी जी बैठिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष बैठ जाइए।
है। माननीय त्रिपाठी जी बैठ जाइए। एकदम सवाल त्रिपाठी वही जी है। बैठ जाइए। उसको दिखाऊंगा। माननीय त्रिपाठी जी बैठ जाइए। देखिए आपने अपना विषय रख दिया, हाँ, रख सरकार दिया। का जो पक्ष है सरकार वही रखेगी। अरे तो आपकी आपका कोई आदेश हो, नहीं, हमारा आदेश नहीं होगा इसमें। हम तो आपको बात कर रहे हैं। ये नीतिगत विषय, इसमें आदेश नहीं होता है। प्रश्न संख्या 3 माननीय किरणपाल कश्यप जी। नेता सदन माननीय नगर विकास त्रिपाठी जी बैठिए। त्रिपाठी जी बैठिए। जांच के लिए आदेश दिया था तो मैंने वो जांच चल रही है त्रिपाठी जी। भूल प्रशंसा किया कि सदन में त्रिपाठी जी वो जांच चल रही है, वो जांच चल रही है।